देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। इसका मैंने पहला पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 तक मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी। आप लोग इस वीडियो के अगर कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो मैंने उसका लिंक दे दिया है, जहां पर जाकर के आप लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक की क्लास को देख सकते हैं। ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग खास तौर से चैप्टर 7 से लेकर के, इस वीडियो में आपको चैप्टर 7 से लेकर के चैप्टर 12 तक, यानी 7 से 12 तक, यानी बाकी जो बचे 6 चैप्टर हैं उसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप देखेगा, सबसे पहले मुझे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगते हैं और मुझे जो चैप्टर लग रहा है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा, सबसे पहले मैं उन्हीं चैप्टरों को आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं सारे चैप्टर, लेकिन पहले वही पढ़ाऊंगा जो मुझे लग रहा कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो सारे चैप्टर एग्जाम में आ भी सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर जो हमारा भाई 10वां क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या है? सृजनात्मक लेखन की भाषा। यानी सृजनात्मक लेखन क्या होता है? तो देखिएगा भाई मेरे, सृजनात्मक लेखन का मतलब वह होता है कि जो लेखक अपनी कल्पना के अनुसार, देखो भाई मेरे, जब कोई लेखक कल्पना के जरिए, कल्पना के द्वारा, अनुभव के द्वारा, ठीक है, या संवेदना के द्वारा, ठीक है, या भावनाओं के द्वारा, क्या? भावनाओं के द्वारा, जब कोई लेखक कल्पना के द्वारा, अनुभव के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा और भावनाओं के द्वारा कुछ नया लिखने का प्रयास करता है। भाई मेरे, जब कोई लेखक हो वो अपनी कल्पनाओं के जरिए लिखता है, अपने अनुभवों के जरिए लिखता है, या अपनी संवेदना के जरिए लिखता है, या उसके जो भाव हैं, जैसे कोई भी भाव हैं, उनके जरिए अगर कोई लेखक अनोखा लेख लिख रहा है, वही होता भैया सृजनात्मक लेखन। जिस लेखन में क्या बोलोगे, जिस लेखन में लेखक की कल्पना शक्ति का समावेश है, यानी जिस लेख में लेखक कल्पना करके लिखता, कल्पना में जीता, कल्पना में लिखता है, उसे भाई मेरे सृजनात्मक लेखन कहते हैं। अब भाई मेरे, सृजनात्मक लेखन क्या होता है? जैसे कहानी क्या है? कहानी भाई मेरे सृजनात्मक लेखन है, कहानी। अब जैसे भाई मेरे उपन्यास क्या है? उपन्यास सृजनात्मक लेखन है। ठीक है, जैसे नाटक क्या है? नाटक भी भाई मेरे क्या होता? सृजनात्मक लेखन है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत क्या है? कि जो हम लोग भाई मेरे यात्रा करते, कहीं आते जाते घूमते फिरते हैं, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यह भी एक प्रकार का सृजनात्मक लेखन है। जैसे निबंध भी क्या होता भाई मेरे? सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मक लेखन किसे कहते हैं? जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है, ये सारे क्या होते हैं? इनको सृजनात्मक लेखन कहा जाता है, जिसमें लेखक अपनी कल्पना के जरिए, अपने भावों के जरिए, अपने अनुभवों के जरिए, अपने विचारों के जरिए जब कोई लेखक लिखता है, उसे हम भाई मेरे क्या कहते हैं? सृजनात्मक लेखन। समझो कि क्या कहते हैं भाई मेरे? उसे हम लोग बोलते हैं सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। यानी जब कोई लेखक कोई कहानी लिख रहा, कोई उपन्यास लिख रहा, कोई नाटक लिख रहा या कोई निबंध लिख रहा है, लेखक जब अपनी कल्पना के जरिए, अपनी संवेदना के जरिए, अपने भावों के जरिए, अपने विचारों के जरिए जब कोई लेखक लेख लिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। क्या ऐसा लेखन क्या होता है भाई मेरे? हमारा सृजनात्मक लेखन है। अब सृजनात्मक लेखन क्या होता है? अब जैसे भाई मेरे, प्रभावशाली भाषा का प्रयोग सृजनात्मक लेखन होता है। क्या होता है? सृजनात्मक लेखन में क्या होती, कैसी भाषा होती भाई मेरे? प्रभावशाली। क्या होती? कोई भी जो सृजनात्मक लेखन है, कैसी भाषा की? प्रभावशाली। ऐसी भाषा का प्रयोग जो पाठक के दिल को छू जाए। लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग किसमें करता है? सृजनात्मक लेखन में। संप्रेषण को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सृजनात्मक लेखन में लेखक अपनी भाषा को लिखता है। दूसरा क्या है? सृजनात्मक लेखन की अगर बात करूं तो लेखक जो भावनात्मक, सृजनात्मक लेखन में लेखक जो भावनात्मक और संवेदना के जरिए लिखता है। सृजनात्मक लेखन में लेखक अपनी भावनाएं और अपनी संवेदनाओं को जरिए किसी लेख को लिखता है। लेखक जब कोई लेख लिखता है जिसे पढ़ करके पढ़ने वाला व्यक्ति अगर भावुक हो जाता है या सोचने पर मजबूर हो जाता है, वही सृजनात्मक लेखन है। जैसे मान लो भाई मेरे, मैंने कुछ लिखा और उसको आपने पढ़ा, पढ़ करके आप भावुक हो गए
आप सोचने पर मजबूर हो गए, ये हमारा कैसा लेखन है? ये भाई हमारा सृजनात्मक लेखन है। लेखक ने सृजना की है, जैसे कहानी है, कविता है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है। ये क्या है? ये सृजनात्मक लेखन है। जिस लेख को पढ़ने के बाद, क्या बोला मैंने? जिस लेख को पढ़ने के बाद हम सोचने पर विवश हो जाएं, सोचने पर मजबूर हो जाएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे? सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मक लेखन में जो लेखक होता ना, कल्पना के जरिए लिखता। किसके जरिए लिखता भाई मेरे? जो सृजनात्मक लेखन होता है उसमें लेखक किसके जरिए लिखता है? कल्पना के द्वारा। यानी लेखक इसमें कल्पनाएं करता, तरह तरह की कल्पना के माध्यम से जिस लेख को लिखा जाता है वह हमारा भाई मेरे सृजनात्मक लेखन है। सृजनात्मक लेखन की जो भाषा है कल्पना का प्रभाव होता है। लेखक इसमें दृश्य और घटनाओं को इस प्रकार से बताता है कि कल्पना के जरिए। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक होता ना, अपने लेख में भैया अगर आप देखोगे तो अलंकारों का प्रयोग करता। क्या करता है? सृजनात्मक लेखन में जो लेखक होता है अपने लेख में अलंकारों का प्रयोग करता है। जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इसका प्रयोग करता है। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है वो सरल भाषा का प्रयोग करता है ताकि पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाए। समझ रहे हो? सृजनात्मक लेखन का जो लेखक होता है वो सरल भाषा का प्रयोग करता है ताकि आम लोग उसको पढ़ सकें। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक होता है जब वो किसी कविता को लिखेगा तो स्वर, लय और उसको गाई जैसे इस प्रकार से लिखता है। तो भाई मेरे सृजनात्मक लेखन क्या? जैसे कविता है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, ये सृजनात्मक लेखन है। जब लेखक कल्पना के जरिए, भाव के जरिए, विचारों के जरिए, अनुभवों के जरिए जब कोई लेखक अपने लेख को लिखता है, जैसे भाई कोई कहानी लिख रहा, कल्पना की कहानी है, कल्पनाओं के जरिए कहानी लिख दिया। किसी ने निबंध लिखा तो अनुभव के आधार पर निबंध लिखा। किसी ने यात्रा वृत्तांत लिखा है या किसी ने नाटक लिखा है तो नाटक कैसे हैं? भावनात्मक नाटक है। तो क्या है? इस प्रकार की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? सृजनात्मक लेखन कहा जाता है। सृजनात्मक लेखन की भाषा कैसे होती है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सृजनात्मक लेखन की भाषा को बताइए। ठीक है? अगर मैं सृजनात्मक लेखन की बात करूं तो सृजनात्मक लेखन इन्होंने 3 लेखन बताए, जैसे फीचर लेखन, निबंध लेखन और कहानी लेखन। यानी आपकी बुक में इन्होंने 3 प्रकार के सृजनात्मक लेख बताए, जैसे कहानी, निबंध और फीचर। भाई मेरे जो सृजनात्मक लेखन होता ना उसकी भाषा कैसी होती है? भावपूर्ण भाषा होती है। कैसी भाषा होती है भाई मेरे सृजनात्मक लेखन की? भावपूर्ण भाषा होती। लेखक अपनी भावनाओं के जरिए यानी भावनात्मक भाषा का प्रयोग ज्यादा करता भाई मेरे जो सृजनात्मक लेखन है। कल्पनाशील की भाषा जरूर है। सृजनात्मक लेखन में अगर आप देखोगे जो लेखक है वो चित्र के जरिए या कल्पना के जरिए चीजों को लिखता है, तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। अगर हम बात करें सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है ना वो अपनी भाषा में अलंकारों का प्रयोग करता है। क्या? सृजनात्मक लेखन का जो लेखक होता है अपनी भाषा में किसका प्रयोग करता है जी? अलंकारों का प्रयोग करता है, जैसे रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है वो सहज भाषा का या स्वाभाविक भाषा का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है वो खास तौर से व्यक्तिगत शैली का अगर आप देखेंगे प्रयोग करेगा। कोई भी जो सृजनात्मक लेखन है, सृजनात्मक जो लेखन होता है उसका जो लेखक होता है, अगर मैं उसकी बात करूं ना, वो ज्यादातर कैसी भाषा करेगा? आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कौन करता है? जो हमारा सृजनात्मक लेखन का लेखक होता है। जैसे भाई बात करूं, जैसे हमारा सृजनात्मक लेखन है तो जैसे फीचर की भाषा कैसी होती है? फीचर की जो भाषा होती है, जैसे इसमें वाक्य का गठन और शब्दों का चयन सहज रूप से होता है। यानी सृजनात्मक लेखन में जो लेखक होता है वो शब्दों का चयन जो है बहुत सहज रूप से करता है, भाषा को समझ में आने वाली हो। यानी सृजनात्मक लेखन का जो लेखक होता है ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो सबको आसानी से समझ में आ जाए। समाचार पत्र में लिख रहे हो या खासकर ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त वाक्यों के अधिक प्रयोग कहीं भाषा उलझ न जाए। यानी सृजनात्मक लेखन का लेखक इन बातों को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता कि भाषा ऐसे न लिख दो कि पढ़ने वाला भैया उसमें उलझ जाए। जो सृजनात्मक लेखन होता है उसकी भाषा कैसी होती है? सृजनात्मक लेखन की जो भाषा होती है उसमें ऐसा लिखा जाता है जो हमारे पढ़ने वाले के हृदय के विचारों को बदल सके। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है वो खास तौर से अगर आप देखोगे उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा जो है
रचनात्मक होती है, संवेदना होता है। सृजनात्मक लेखन की भाषा में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को संवेदना दिखाई देती है। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है भाई मेरे, वो गद्य की लय की शब्दों में चंचलता दिखाई देती है। सृजनात्मक लेखन का जो लेखक है अगर आप देखोगे तो वो खास तौर से ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो पाठक के हृदय को बदल सके या पाठक के हृदय में कोई प्रभाव डाल सके। सृजनात्मक लेखन की भाषा ऐसे होती है। जैसे सृजनात्मक लेखन में भैया कहानी की भाषा कैसे होगी, अगर आप देखेंगे तो जो सृजनात्मक लेखन है, कहानी की जो भाषा होती है ना, वो बहुत सहज भाषा का प्रयोग करता है। कहानी की भाषा का जो लेखक होता है ना, वो खास तौर से सरल भाषा का या ग्रामीण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करता है, जो सृजनात्मक लेखन होता है। सृजनात्मक लेखन में अगर आप देखोगे कहानी, जैसे कहानी गांव की कहानी है तो गांव की भाषा, शहर की कहानी है तो भाई मेरे शहर की भाषा, जैसी कहानी होती वैसी भाषा का प्रयोग करता है। यानी सृजनात्मक लेखन में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो लेखक होते हैं, जैसे हमारी कहानी है, जैसे हमारा निबंध है, जैसे भाई मेरे सृजनात्मक लेखन में जो लेखक लिख रहा हो गांव की कहानी है, ठीक है, या विदेश की कहानी है, तो उस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें उन कहानियों में देखने को मिलता है। यानी जैसी कहानी, जैसा निबंध होगा वैसी भाषा का प्रयोग सृजनात्मक लेखन का लेखक। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा भाई मेरे, व्यक्तिक लेखन। यानी व्यक्तिक लेखन का मतलब समझते व्यक्तिगत लेखन। जिस लेख में लेखक अपने बारे में लिखता है उसको व्यक्तिक लेखन बोलते हैं। जैसे भैया लेखक ने डायरी लिखा, तो डायरी में तो भाई मेरे हम लोग अपने बारे में लिखते हैं ना, तो डायरी व्यक्तिक लेखन है। व्यक्तिक लेखन का मतलब क्या होता है, जब लेखक अपने बारे में, जब लेखक किसी लेख में या किसी चीज में अपने बारे में जब स्वयं लिख रहा है, उसी को बोलते भाई मेरे हम लोग व्यक्तिक लेखन बोलते हैं। जैसे व्यक्तिक लेखन क्या, जैसे आत्मकथा, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, भाई आत्मकथा जो यह भी एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिक लेखन है। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत लेखन, यानी जिस लेखन में लेखक स्वयं के बारे में लिख रहा है, स्वयं के बारे में बता रहा है या स्वयं के बारे में वर्णन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वही व्यक्तिक लेखन है। जैसे आत्मकथा व्यक्तिक लेखन है, संस्मरण व्यक्तिक लेखन है, डायरी व्यक्तिक लेखन है, और यात्रा वृत्तांत ये भाई मेरे व्यक्तिक लेखन होता है। जैसे आत्मकथा क्या है, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, अपने जीवन को उसने कैसे जिया है, उस चीज के बारे में लेखक बताता है। इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग भाई मेरे जो आत्मकथा होती है वह एक प्रकार का क्या है, व्यक्तिक लेखन है, जिसमें लेखक क्या करता है, अपने बारे में उसने कैसी लाइफ जिया है, कैसा जीवन जिया है, उसके क्या विचार हैं, क्या व्यूज हैं, ये सारे चीजें बातें लेखक किसमें बताता है, आत्मकथा में बताता है। अगला भाई मेरे संस्मरण। संस्मरण क्या होता है, यानी जिसमें लेखक किसी चीज को याद करके, क्या बोला भाई मेरे, जब लेखक किसी चीज को याद करता है, जैसे पुरानी बातों को याद करके जब लेखक कोई लेख को लिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे, उसी को कहा जाता है संस्मरण। जैसे कोई लेखक है हमारा, तो लेखक अपनी पुरानी बातों को या पुरानी स्टोरी को, जब लेखक अपनी पुरानी बातों को या पुरानी स्टोरी को याद करके कुछ लिखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, संस्मरण कहते हैं। अगला भाई मेरे डायरी क्या है, डायरी भी एक प्रकार का क्या होता है, व्यक्तिगत लेखन होता है, यानी व्यक्तिगत लेखन होता है। डायरी क्या है, डायरी भी एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें लेखक अपने बारे में ही जिक्र करता है। क्या है, डायरी भी एक प्रकार का क्या भाई मेरे, व्यक्तिगत लेखन होता है, जिसमें लेखक अपने बारे में ही जिक्र करता है। वो अपने बारे में बताता है कि उसको कब उठता है, कब सोता है, कब जागता है, उसकी पूरी दिनचर्या कैसे होती है। तो डायरी भी एक प्रकार का क्या भाई मेरे, व्यक्तिगत लेखन है। अगला भाई मेरे यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत भी क्या होता है, एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है। भाई जो व्यक्ति घूमने गया है वही तो यात्रा वृत्तांत लिखेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि घूमने कोई और गया था, यात्रा वृत्तांत कोई और लिख रहा है। भाई मेरे यात्रा वृत्तांत क्या है, यात्रा वृत्तांत भी एक प्रकार का क्या होता है, व्यक्तिगत लेखन है, व्यक्तिगत लेखन है। यात्रा वृत्तांत व्यक्तिगत लेखन होता है, जिसमें लेखक स्वयं अपनी यात्रा के बारे में बताता है। क्या होता है, यात्रा वृत्तांत भी क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें लेखक स्वयं अपने बारे में जिक्र करता है कि उसने कौन कौन सी यात्राएं की हैं, कहां कहां गया है, कहां कहां घूमा है, कहां कहां फिरा है। यानी जिस लेखक में लेखन अपने बारे में लिख रहा है वही हमारा होता है भाई मेरे व्यक्तिगत लेखन।
अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई मेरे, व्यक्तिक लेखन की भाषा बताइए। कि जो व्यक्तिक लेखन होता है, जैसे आत्मकथा होती है, डायरी होती है, यात्रा वृत्तांत होता है, इनकी भाषा कैसी होती है, इनकी लैंग्वेज कैसे होती है। तो व्यक्तिक लेखन की भाषा कैसी होती है? व्यक्तिक लेखन जो है भाई 4 प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया, आत्मकथा, डायरी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत, ये व्यक्तिक लेखन है। इन चारों में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यक्तिक लेखन में? अब जैसे आत्मकथा की भाषा कैसे होती है? लेखक स्वयं अपने जीवन पर जब आत्मकथा लिखता है तो लेखक इसमें अतीत का बहुत प्रयोग करता है। आत्मकथा की जो भाषा होती है वह एक प्रकार के महत्वपूर्ण बातें ही भाई मेरे आत्मकथा में लिखी जाती है। अगर आत्मकथा की भाषा, आत्मकथा में भैया विवरणात्मक भाषा है। आत्मकथा की भाषा कैसी होती? विवरणात्मक, यानी आत्मकथा में लेखक अपनी बारे में विवरण देता है, इसलिए आत्मकथा की भाषा कैसी होती भाई मेरे? विवरणात्मक, जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में पूरे डिटेल में बता रहा, भैया डिटेलिंग में बताता है लेखक, इसलिए आत्मकथा की भाषा कैसी होती? विवरणात्मक भाषा का प्रयोग करता है। आत्मकथा लेखक के जीवन पर होती है, इसलिए वह अपने जीवन और अपने परिवेश में मार्मिक चीजों को लिखता है। भाई लेखक के जीवन में जो अच्छा रहा, जो बुरा रहा, जो खराब रहा, वो सारी चीजें लिखता है। इसलिए लेखक आत्मकथा में भाई मेरे बहुत ज्यादा भावुक होकर के, बहुत ज्यादा कह सकते हो कि आत्मिक होकर के लिखता है। अगर मैं आत्मकथा की बात करूं तो आत्मकथा में जो भाषा है, जहां भाषा में एक और वर्णन होता है तो दूसरी ओर उसका विश्लेषण होता है। आत्मकथा की भाषा कैसी होती? वर्णनात्मक होती है, जिसमें लेखक अपने जीवन का क्या करता भाई मेरे? विश्लेषण करता है, यानी विश्लेषण वाली भाषा भी आत्मकथा की होती है। आत्मकथा में लेखक जो है कहीं कहीं हास्य व्यंग का भी प्रयोग करता है। आत्मकथा में क्या करता है भाई मेरे लेखक? कहीं कहीं पर, या कह सकते हैं बीच बीच में वो क्या करेगा? हास्य और व्यंग का भी प्रयोग करता है, जिससे भाषा में बहुत ज्यादा रोचकता पैदा हो जाती है। आत्मकथा जो होती है उसमें लेखक कई बार संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करता है। आत्मकथा में जो लेखक है ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो उसकी आसपास की भाषा है या जो उसकी भाषा है। आत्मकथा में भाई मेरे लेखक कभी कभी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हिंदी भाषा के, या कभी कभी उर्दू भाषा के, या लेखक कई बार कह सकते भाई मेरे आत्मकथा में वो अंग्रेजी भाषा के शब्द भी प्रयोग करता है। अब भाई मेरे संस्मरण की भाषा कैसे होती है? संस्मरण क्या है भाई? किसी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है, उस घटना के बारे में जब लिखा जाता वही यानी संस्मरण क्या है कि संस्मरण में लेखक किसी घटना के बारे में बताता और किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र करता है। भाई मेरे संस्मरण की भाषा कैसी होती है? अगर बात करूं तो संस्मरण की जो भाषा है बहुत सरल भाषा में लिखा जाता है। भाई मेरे संस्मरण जो होता है सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है, और संस्मरण में कह सकते हैं भाई मेरे सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो संस्मरण होता है, संस्मरण में अगर आप देखो वर्णनात्मक भाषा होती है। क्या होती है? कि जो हमारा संस्मरण होता है जिसको मेमोरीज बोला जाता है, क्या होता है? जो संस्मरण जिसको अंग्रेजी में मेमोरीज बोलते हैं, संस्मरण की भाषा कैसे है भाई? वर्णनात्मक, यानी लेखक जिसमें किसी घटना के बारे में वर्णन करता है, यानी एक्सप्लेन करता है। संस्मरण जो होता है उसमें अगर आप देखोगे किसी व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, किसी घटना के बारे में या उसकी विशेषता के बारे में, भाई संस्मरण होता है। संस्मरण में प्रसिद्ध व्यक्तियों पर लिखे जाते हैं, इसलिए जो संस्मरण होता है उसमें खास तौर से हम कोई जो खास चरित्र है उसके बारे में हम लिखते हैं। अगर मैं संस्मरण की बात करूं, संस्करण में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है या अलंकारिक भाषा का प्रयोग संस्मरण में हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। अगर मैं संस्मरण की बात करूं तो संस्मरण में विचारों और भावों का बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता है, इसलिए संस्मरण की जो भाषा है आत्मनिष्ठ हो जाती है। संस्मरण की भाषा कैसे भाई मेरे? आत्मनिष्ठ है, यानी उससे लेखक का बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाता है, इसी भाषा का प्रयोग करता है। जो संस्मरण होता है उसमें अगर आप देखोगे स्मृतियों के आधार पर संस्मरण लिखा जाता है, इसलिए संस्मरण की जो लैंग्वेज है विवरणात्मक हो गई है, यानी वो डिटेलिंग में लिखता है, विवरणात्मक भाषा होती है। संस्मरण में अगर आप देखोगे तो लेखक सहज भाषा का प्रयोग करता है। संस्मरण जो होता है उसमें सरल व सहज भाषा के साथ साथ लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग होता है। अब भाई मेरे डायरी की भाषा कैसी होती है? डायरी भी एक प्रकार का क्या है? व्यक्तिगत लेखन है, व्यक्तिगत लेखन है। डायरी की अगर हम लोग भाषा की बात करें तो लेखक जो है ना, जो व्यक्ति की निजी भाषा होती है उसी भाषा में भाई मेरे डायरी लिखी जाती है।
अगर मैं डायरी की बात कहूं तो डायरी में जो लेखक होता है वह अपनी मानसिक स्थिति, विचारधारा और अनुभूतियों का चित्रण डायरी में भाई मेरे लेखक करता है। अगर आप डायरी को देखोगे तो डायरी में लेखक की भाषा व्यंग के रूप में होती है। लेखक अपनी सच्चाई के साथ लिखता है। डायरी की जो भाषा, उसमें लेखक अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने अनुभूतियों को लिखता है। यानी डायरी का जो लेखक होता है अपने भावों को लिखता है, विचारों को लिखता है। यह लेखक अपने अनुभूतियों को लिखने का प्रयास करता है भाई मेरे, जो डायरी का लेखक है। ठीक है, डायरी में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा शिल्प नहीं होता। डायरी में सिंपल साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में जो होता है लेखक, उसमें आत्मीय भाषा बहुत होती है। अगला भाई मेरे, यात्रा वृत्तांत की भाषा कैसे होती है? यात्रा वृत्तांत की भाषा में कह सकते हैं भाई मेरे, यात्रा वृत्तांत बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखे जाते हैं, इसलिए यात्रा वृत्तांत में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं यात्रा वृत्तांत की भाषा की बात करूं तो यात्रा वृत्तांत की भाषा कैसी होती है? खास तौर से वर्णनात्मक भाषा है, वर्णन किया जाता है। यात्रा वृत्तांत में संस्कृत निष्ठ भाषा यानी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यात्रा वृत्तांत में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी हमको दिखाई देता है। यात्रा वृत्तांत आत्मीय होता है और यात्रा वृत्तांत को खास तौर से हम लोग ऐसे लिखते हैं ताकि उसको पढ़ करके हर कोई व्यक्ति वहां पर घूमने जाए। इसलिए यात्रा वृत्तांत में सरल शब्दों का प्रयोग या सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। जहां का भी हम यात्रा वृत्तांत लिखते हैं वहां की भाई मेरे हम लोग प्रशंसा करते हैं, वहां की तारीफ करते हैं, तारीफ का भाई मेरे पुल बांध देते हैं ताकि और भी लोग वहां पर घूमने फिरने जाएं। तो यात्रा वृत्तांत कुछ इस प्रकार से होता है। यात्रा वृत्तांत की अगर मैं भाषा की बात कहूं, यात्रा वृत्तांत में कह सकते हैं सदैव हम लोग सहज भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा यात्रा वृत्तांत अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वहां पर उसको उसका घूमने जाने का मन करे। तो खास तौर से अगर बात करूं ना तो आपसे भाई मेरे, व्यक्तिक लेखन क्या होता है और व्यक्तिक लेखन की भाषा क्या होती है? मुझे लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आएगा तो जो मैं बता रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिख करके भी आना है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 12वां क्या रहेगा? भाषण के लिए लेखन, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे भाषण की भाषा और उसका लेखन कैसे किया जाता है। देखिए भाषण जो है भाई एक प्रकार के मौखिक बातचीत होती है। आप देखो ना भाई मेरे, नेता होता जो भाषण देता, दुनिया भर का भाषण देता है। भाषण जो है किसी सभा में या किसी मंच में या किसी कार्यक्रम में या किसी रैली में भाई मेरे भाषण दिए जाते हैं। भाषण का उद्देश्य होता भैया जानकारी देना, प्रचार प्रसार करना या अपनी बात लोगों को समझाना ही भाई मेरे भाषण होता है। भाषण का क्या उद्देश्य है? जानकारी देना, अपनी बातों को बताना या लोगों को समझाना या प्रचार करना, ये भाषण का उद्देश्य होता भाई मेरे, जो भाषण होता है। अगर मैं भाषण की बात करूं तो भाषण की भाषा कैसी होनी चाहिए भाई मेरे? भाषण की भाषा जो है सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। भाषण में क्या है? भाषण की भाषा कैसी होनी चाहिए भैया? सरल व सहज भाषा होनी चाहिए। देखो भाषण में जटिल शब्दों का प्रयोग न करें, भाषण में लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। भाषण में हमें जो आम लोगों की भाषा है उसी भाषा का प्रयोग हमें भाषण में करना चाहिए भाई मेरे। नहीं, भाषण में हार्ड शब्द का प्रयोग मत करो, कठिन कठिन वर्ड मत बोलो भाई मेरे। भाषण में लंबे लंबे सेंटेंस मत बोलिए भाषण अगर आप दे रहे हैं। और भाषण में नॉर्मल लैंग्वेज यानी रोजमर्रा की जिंदगी, यानी जो आम लोगों की जिंदगी है या आम लोगों की जो भाषा है उसी भाषा का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए भाषण में। भाषण कैसा होना चाहिए? भाषण भैया मेरे प्रभावशाली होना चाहिए। भाषण की भाषा कैसी हो भाई मेरे? प्रभावशाली। भाषण में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों को आकर्षित कर सके, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, यानी सुनने वालों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग हमें भाषण में करना चाहिए। भैया भाषण में ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिससे से सुनने वाले भैया खुशम खुश हो जाएं, यानी आपकी भाषण को सुने लोग जो है भैया मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करो। भाषण की भाषा में जो ना शब्दों का प्रयोग अच्छे ढंग से करना चाहिए। यानी क्या है? भाषण की भाषा में अगला क्या है? शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करें भाषण की भाषा में। यानी भाषण की भाषा में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिसको सुनकर के श्रोता, सुनने वाले खुश हो जाएं। भाषण में ऐसी भाषा हो जिससे भाषण सच लगे। भैया भाषण में झूठ का प्रयोग न करें और भाषण में ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ऐसी बातें बोलें जिस पर सुनने वाले लोग भाई मेरे भरोसा कर सकें,
सुनने वाले लोग यकीन कर सकें, भाषण में ऐसी भाषा का प्रयोग करें। भाषण में भैया संवेदनशील और भावनात्मकता, भैया देखो कभी भी भाषण दे रहे हो ना तो आप भावुक अपील करो, जैसे नेता उता करता नहीं है, भाइयों मेरा आखिरी चुनाव है, आप लोग अगर नहीं जिताओगे तो भाई मेरा तो सारा मट्टी पलीत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भाषण में हमें भैया संवेदन और भावनात्मक अपील करनी चाहिए। भाषण में कैसी अपील करो, भाषण की भाषा में भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करो, जिससे श्रोता जो है, सुनने वाले जो है आपकी बातों को मान ले भैया। यानी भाषण की भाषा में कैसा भावनात्मक अपील कीजिए, यानी बिल्कुल उसमें जैसे भाषण वाषण दे रहे हो ना, बिल्कुल भावुक हो जाओ, रोने वाला एक्टिंग कर दो, यानी ऐसा लगे कि जैसे अभी रो देंगे। ऐसी बातों को बोलिए, ऐसे शब्दों को बताइए। भाषण में देखो है ना, जैसे लीडर वूडर नेता होता भाषण नहीं देता है तो कितना भावुक हो जाता है, जनता के सामने जाता है कि मैं 5 साल काम नहीं कर पाया हूं और तमाम समस्याएं थी, इस बार मौका दीजिए, इस बार तो हम सब कुछ कर देंगे। तो नेता जैसे अपील नहीं करता भाषण में, बहुत भावुक अपील करता है। कई बार देखा होगा ना कि जो लीडर होता है वो बहुत भावनात्मक अपील करेगा लोगों से कि भाई इस बार मौका दीजिए, इस बार फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भाषण में अगर आप देखोगे तो हमें उदाहरणों के साथ भाषण देना चाहिए। जैसे हमारी बार आप भाषण दे रहे हो तो भाषण में भाई मेरे हमें एग्जाम्पलों के साथ, कहावतों का प्रयोग, लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए भाषण देते समय। भाषण में अगर हम लोग लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे, कहावतों का प्रयोग करेंगे, इससे हमारा भाषण और अच्छा हो जाएगा। नहीं, भाषण देते समय हमें मुहावरों का प्रयोग करिए, लोकोक्तियों का प्रयोग करिए, और भाषण देते समय हमें जो कहावतें होती हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। भाषण हमेशा जो आप दे रहे हैं ऐसा भाषण दो भैया, ऐसी भाषा हो जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। भाषण हमेशा औपचारिक भाषा में देना चाहिए, यानी जो हमारी जनता है, जनता को भैया जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में भाई मेरे भाषण देना चाहिए। भाषण में कठिन शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, ये बातें हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब भाई भाषण का लेखन कैसे करें, भाषण को अगर आप लिख रहे हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखें, भाषण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं बताऊंगा। भैया भाषण जब भी लिखो सबसे पहले विषय का चयन करो। जैसे आपको भाषण लिखना है तो भाई आपको किस विषय पर भाषण लिखना, सबसे पहले विषय का चयन करो। फिर भाषण जब आप लिख रहे हैं तो आपका श्रोता कौन है, आपका श्रोता बच्चा है, आपका श्रोता बूढ़ा है, आपका श्रोता नौजवान है। तो भाषण लिखते समय किस आयु वर्ग के लिए, यानी किन लोगों के लिए भाषण लिखा जा रहा है, इसका ध्यान रखें भाषण लिखते समय। भाषण लिखते समय रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी भाषण कैसे होगा, भाषण कैसे शुरू होगा, भाषण में क्या क्या चीजें होंगी और भाषण को कैसे समाप्त करना है। भाषण इस प्रकार से लिखना है। और भाई मेरे भाषण जब लिखें तो उद्घाट यानी प्रभावी यानी जब भाषण शुरू करें तो उसमें नमस्ते, नमस्कार, गुड ऑन, इस प्रकार की चीजों को भी भाषण में लिखना चाहिए। भाई मेरे भाषण में लिखते समय भाषण की प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। नहीं, भाषण अगर आप लिख रहे हैं तो उसको सही तरीके से प्रस्तुत करें, भाषण में सरल शब्दों का प्रयोग करें और भाषण में अपने विषय से भटके ना। जो आपकी लाइन है, जो आपकी बात है वो भाषण में लिखी होनी चाहिए। और भाषण का जो समापन है, एंडिंग जो करें भाषण लिखते समय, भाषण का समापन हमेशा ऐसा करें जो लोगों को प्रेरणा दे या जो लोगों में उत्साह करे। इस प्रकार से भाई मेरे हम लोगों को भाषण का लेखन करना चाहिए। तो भाषण की भाषा क्या है और उसका लेखन किस प्रकार से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, समाचार की भाषा और उसका लेखन। ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में आ सकता है। समाचार की भाषा और उसका लेखन बताओ। देखो समाचार वह जानकारी होती है भैया, समाचार का समाचार में दुनिया भर की जानकारियां होती है, जैसे किसी घटना के बारे में या किसी गतिविधि के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में। जो समाचार होता है वो हमारे आसपास की जो घटनाएं होती हैं उन्हीं की जानकारियां जो होती है उसी को भाई मेरे हम लोग समाचार बोलते हैं। और समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और निष्पक्ष भाषा होनी चाहिए भाई मेरे समाचार की। समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, नहीं कि समाचार किसी के समर्थन में लिखा है किसी के विरोध में लिखे। समाचार की भाषा कैसी हो भैया, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। समाचार की भाषा कैसी हो, जो पढ़ने वाले लोगों को आसानी से समझ में जाए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें किसमें करना चाहिए भाई मेरे, समाचार में। समाचार की भाषा कैसी हो भाई मेरे, समाचार में सरल भाषा का प्रयोग करें, समाचार में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाचार आम आदमी पढ़ता है इसलिए उसमें आम आदमी को समझने वाली भाषा लिखें। भैया समाचार कौन पढ़ता है,
हर आम आदमी पढ़ता है ना, सामान्य लोग पढ़ते हैं समाचार को। तो भाई मेरे समाचार लिखते समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा को हम कैसे लिखें जो आम लोगों को समझ में आए, यानी सरल भाषा का प्रयोग समाचार में हो, और देसी भाषा का प्रयोग करें या हिंदी भाषा का प्रयोग करें, जो उस इलाके में भाषा बोली जाती है उस भाषा का प्रयोग समाचार में करें। समाचार में भैया तथ्यों का प्रयोग खूब करें। समाचार की भाषा कैसे हो, समाचार में भैया तथ्य यानी फैक्ट्स होने चाहिए। समाचार में भावनाओं की जगह तथ्यों का, भैया कहानी नहीं है समाचार कि उसमें भावनात्मक लिख रहे हो तुम। समाचार में अगर आप देखोगे तो तथ्यों का प्रयोग करें। समाचार में रिपोर्टर को अपने निजी विचार नहीं लिखने चाहिए। भैया कोई व्यक्ति अगर कोई समाचार लिख रहा है तो समाचार लिखने वालों को अपने निजी विचार या निजी विचारों से बचना चाहिए। जैसे भाई मान लो कि तुम एक समाचार लिख रहे हो जो कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के है, लेकिन आपके जो विचार हैं उसमें नहीं आने चाहिए। भाई मेरे समाचार लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखें कि जो रिपोर्टर है, जो समाचार लिखने वाला व्यक्ति है, वो अपनी बातों को उसमें ना जोड़ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए समाचार को लिखते समय भाई मेरे समाचार की भाषा में। समाचार की अगर हम भाषा की बात करें तो समाचार को भाई संक्षिप्त भाषा में लिखना चाहिए, बहुत शॉर्ट में लिखना चाहिए, नहीं बहुत डिटेल में लिख रहे हैं लिखते ही चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। समाचार को हमें कैसा लिखना चाहिए, शॉर्ट भाषा में और सटीक शब्दों का प्रयोग करें। समाचार की भाषा कैसे नहीं भाई, सटीक शब्दों का प्रयोग करें समाचार में और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें। यानी समाचार को ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेल में लिख रहे हो, डिटेल में समाचार नहीं लिखा जाता भैया। समाचार में शॉर्ट यानी संक्षिप्त भाषा और सटीक शब्दों का प्रयोग करें। समाचार में गैर जरूरी या अनावश्यक शब्दों को लिखने से बचें। समाचार में केवल वही लिखें जो जरूरी हो, फालतू की चीजें समाचार में ना लिखें, ठीक है। समाचार में क्या लिखें भाई, समाचार लिखते समय हम लोगों को जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है या जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं बातों को समाचार में लिखना चाहिए। समाचार में हमें ऐसी एक्स्ट्रा चीजें ना लिखें, फालतू चीजें ना लिखें। समाचार में भैया समाचार हमेशा औपचारिक भाषा में लिखना चाहिए। कैसी भाषा होनी चाहिए भाई समाचार की, औपचारिक भाषा। औपचारिक मतलब समझते हो, समाचार में समाचार की भाषा गंभीर होनी चाहिए और औपचारिक होनी चाहिए, और समाचार की ऐसी भाषा हो जिसे आम आदमी समझ सके। और समाचार में जब लिखे तो भैया उसमें व्याकरण का भी ध्यान रखना चाहिए। समाचार को लिखते समय, समाचार जब लिख रहे हैं तो व्याकरण का ध्यान रखें, और उसमें भाई मेरे कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, इन चीजों का भी हमें प्रयोग करना चाहिए समाचार की भाषा में। समाचार जब लिखें तो उसको भूतकाल वर्तमान काल का प्रयोग अच्छे ढंग से करें। समाचार आज का है कल का है, समाचार कैसे करना है, यानी उसमें समय का प्रयोग अच्छे ढंग से करें, यानी भूतकाल का है समाचार या वर्तमान काल में। समाचार में भैया समाचार को लिखते समय हमेशा निष्पक्ष होकर के लिखें। समाचार में कभी भी किसी का साइड लेकर के समाचार ना लिखें या किसी का समर्थन में ना लिखें, ठीक है। समाचार में पक्षपात ना करें लिखने में, या किसी की साइड ना लें। और समाचार में भैया मेरे भड़काऊ भाषा का प्रयोग ना करें। आज समाचार ऐसे लग दिया कि दो समुदाय में भाई मेरे लड़ाई झगड़ा हो गया। समाचार में गाली गलौज ना करें। समाचार में शिष्टाचार का ध्यान, भाई समाचार हर आदमी पढ़ता है, तो समाचार में गलत भाषा का प्रयोग न मत करें, और समाचार में भाई मेरे अश्लील भाषा का प्रयोग न करें, और समाचार में भड़काऊ भाषा ना बोले। इंपॉर्टेंट भाई, कई बार ऐसा ना करें कि समाचार में ऐसे लिख दिया कि दो समुदाय, दो जातियों में, दो धर्मों में भाई लठ बजने लग गए, ऐसा ना लिखे भाई समाचार में। समाचार में भड़काऊ भाषा ना लिखें। समाचार को भाई मेरे प्राथमिकता के अनुसार लिखें। जो समाचार जरूरी है सबसे पहले वो लिखें, जो कम जरूरी समाचार है उसको बाद में लिखें। तो समाचार की भाषा लगभग इसी प्रकार से होनी चाहिए। और भाई मेरे अगर समाचार को लिख रहे हैं तो समाचार को कैसे लिखते हैं, क्या हुआ यानी घटना के बारे में लिखते हैं, जैसे क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन बातों को समाचार में लिखते समय हमें ध्यान में रखना है। समाचार कैसे करते हैं, जैसे क्या घटना घटी, कब घटना घटी, कहां घटना घटी, किसके साथ घटना घटी, क्यों घटना घटी और कैसे घटना घटी। यानी इन 5 प्रकार के क्या होते हैं, इन 5 प्रकार के क्या के साथ घटना लिखी जाती है। समाचार कैसे लिखते हैं, समाचार में सबसे पहले भाई मेरे क्या घटना घटी है बताते हैं, फिर समाचार में हम लिखते हैं भैया कब घटना घटी, फिर समाचार में हम लोग लिखते हैं भाई मेरे कहां घटना घटी, स्थान, फिर किसके साथ घटना घटी समाचार में लिखते हैं,
फिर क्यों घटना घटी हम ये लिखते हैं, और फिर कैसे घटना घटी। इस प्रकार से भाई हम लोग क्या करते हैं, समाचार को लिखते हैं, और समाचार का लेखन इस प्रकार से किया जाता है। और मुझे लगता है यह समाचार की भाषा इंपॉर्टेंट है, भाषण की भाषा भी मैंने आपको पढ़ाया है, और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वाद विवाद क्या है भाई मेरे, जब दो व्यक्तियों में ना किसी बात को लेकर के मतभेद हो जाता, उसी को बोलते हैं भाई मेरे वाद विवाद। जैसे भाई मेरे कोई आदमी जो है ना दहेज प्रथा का सपोर्टर हो, और कोई आदमी दहेज प्रथा का विरोधी हो, दोनों में भाई मेरे बहस हो जाती है, उसी को बोलते हैं भाई मेरे वाद विवाद। क्या होता है, इसी को वाद विवाद बोलते हैं। जैसे दो लोगों में किसी बात को लेकर के या किसी मुद्दों को लेकर के बहस है, भाई कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे वाद विवाद। वार्तालाप का मतलब होता है कि जब दो व्यक्तियों में क्या होता है भाई, वार्तालाप क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों में बात की जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे वार्तालाप कहा जाता है। तो वाद विवाद वार्तालाप भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर आएगा तो जो मैंने आपको बताया इसी प्रकार से लिख दीजिएगा। और मुझे लगता है कि भाई मेरे 12वें चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 9 क्या रहेगा, कार्यालय लेखन, रिपोर्ट और कार्यवृत्ति क्या है। देखो भाई मेरे कार्यालय लेखन क्या होता है, देखिएगा कार्यालय लेखन का मतलब होता है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो दफ्तर है या जो गैर सरकारी है या कोई संस्थान है, कार्यालय लेखन, कार्यालय में अगर कोई सूचना है या कोई आदेश है या कोई निवेदन है, कार्यालय में भाई मेरे जो दस्तावेज होते हैं उसी को भाई मेरे कार्यालय लेखन बोला जाता है। कार्यालय में लेखन जो होता है उसमें भैया स्पष्ट संक्षिप्त भाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय लेखन क्या है, यानी प्रशासनिक लेखन या दफ्तर में जो लेख लिखे जाते हैं उसी को भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं भाई मेरे कार्यालय लेखन बोला जाता है। कार्यालय लेखन की क्या विशेषता, भाई जो कार्यालय होता है उसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे कार्यालय लेखन की जो भाषा है पूरी तरीके से औपचारिक होती है, यानी अनौपचारिक नहीं होती, उसमें शिष्टाचार बहुत होता भाई मेरे कार्यालय लेखन में। क्योंकि जैसे कार्यालय लेखन में जैसे भाई आदेश दिया जा रहा है या कार्यालय लेखन में कोई सूचना दी जा रही है जनता को, या कार्यालय लेखन में कोई संवाद हो रहा है, तो कार्यालय लेखन की भाषा कैसी होती भाई मेरे, औपचारिक भाषा होती। कार्यालय लेखन जो था उसमें संक्षिप्त भाषा का बहुत ज्यादा, शॉर्ट में चीजों को कहा जाता है, बहुत विस्तार से चीजों को नहीं बताया जाता। कार्यालय लेखन की भाषा कैसी होती भाई मेरे, संक्षिप्त होती, शॉर्ट में होती है। कार्यालय लेखन में अनावश्यक बातों को नहीं लिखा जाता, सीधी बात की जाती कार्यालय लेखन में, यानी कार्यालय जो लेखन है उसमें डायरेक्ट चीजों को लिखा जाता है। कार्यालय लेखन क्या है, बातों को स्पष्ट लिखा जाता भाई कार्यालय लेखन में। कार्यालय लेखन में क्या भाई अस्पष्टता होती है, क्या होती है अस्पष्टता, यानी जो कार्यालय लेखन होता है उसमें बिल्कुल अस्पष्ट भाषा या क्लियर शब्दों का भाई मेरे प्रयोग कहां किया जाता है, कार्यालय लेखन में। तथ्यपरकता, कार्यालय लेखन में जो भी आदमी कार्यालय में लिख रहा है उसमें भाई मेरे क्या होता है, उसमें सिर्फ काम की बात लिखी जाती है, कोई भी अनावश्यक बातें नहीं। कार्यालय लेखन जो लिख रहा हो व्यक्ति कोई अपने निजी विचार कार्यालय लेखन में नहीं लिखता है। कार्यालय लेखन में भैया कार्यालय की जो भाषा है उसका प्रयोग किया। कार्यालय की भाषा कैसी होती है भाई, जैसे अगर आप कार्यालय में देखोगे ना, जैसे प्रेषक, कार्यालय में अगर आप देखोगे तो प्रेषक शब्द का बहुत, प्रेषक मतलब भाई मेरे भेजने वाला, प्राप्तकर्ता। कार्यालय लेखन में जैसे दिनांक, विषय, संदर्भ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भैया कार्यालय लेखन में खूब किया जाता है। कार्यालय लेखन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय लेखन में क्या होता है, कार्यालय लेखन में भाई मेरे जो होता है, कार्यालय लेखन जो लिखा जाता है उसमें शुद्ध भाषा और व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय लेखन की भाषा कैसी होती है, व्याकरण वाली भाषा होती है। कार्यालय लेखन में भैया विनम्र भाषा और सीधी भाषा होती है। जैसे कार्यालय लेखन कैसे लिखे, जैसे कृपया, आपसे अनुरोध है, निवेदन किया जाता है कि, इस प्रकार से भाई मेरे कार्यालय लेखन में लिखा जाता है। जैसे निवेदन किया जाता है, अनुरोध किया जाता है, आपको तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है। इस प्रकार की भाषा कहां पर होती है भाई मेरे, कार्यालय लेखन में। अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार की भाषा को हम लोग प्रयोग करते हैं। कार्यालय लेखन में आदेश दिए जाते हैं, जैसे सूचना दी जाती है, आदेश कैसे देंगे कार्यालय लेखन में, आपको आदेश दिया जाता कि आपको तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जा रहा है। कार्यालय लेखन में आदेश ऐसे होता है कि आपको निर्देश दिया जाता है कि अब आपका यहां से ट्रांसफर हो गया है, अब आपको इस जगह पर भेजा जा रहा है।
इस प्रकार से भाई मेरे जो कार्यालय लेखन होता है उसमें हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कार्यालय जो लेखन होता है उसमें आदेश, अधिसूचना या विज्ञप्ति जैसे चीजों का प्रयोग करते हैं। जो कार्यालय लेखन होता है उसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, अनावश्यक यानी फालतू भाषा नहीं लिखते, फालतू चीजों को नहीं लिखते हैं। कार्यालय लेखन में कह सकते कि भाई मेरे सिर्फ हम जो सटीक भाषा का प्रयोग करते हैं, सहज भाषा का प्रयोग होता भाई मेरे कार्यालय लेखन में। कार्यालय लेखन क्या होता है, जैसे कोई भाई मेरे ऑर्डर है, जैसे कोई आदेश लिखा जा रहा है, कार्यालय लेखन है, या कोई ज्ञापन है, ज्ञापन सौंपना है, कार्यालय लेखन है, या कोई सूचना दी जा रही है, कार्यालय लेखन है, या कोई प्रतिवेदन है यानी कोई रिपोर्ट है, कार्यालय लेखन है, या कोई लेटर है, प्रस्ताव लेटर है, कार्यालय लेखन है, निवेदन पत्र है, कार्यालय लेखन है, कोई अनुबंध पत्र है, एग्रीमेंट है, कार्यालय लेखन है, या कोई अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, या ऑफिशियल लेटर है, ये सभी जो लेखन होता है वो भाई मेरे कार्यालय लेखन के अंतर्गत आता है। अब जैसे आदेश पत्र होता है, आदेश पत्र भी एक प्रकार का कार्यालय लेखन है। जैसे कार्यालय लेखन में कैसे बोलते हैं, जैसे बोलेंगे कि विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, इस प्रकार से भाई मेरे कार्यालय लेखन लिखा जाता है। इस प्रकार से उसकी क्या होती है, लैंग्वेज होती है, उसकी भाषा होती है। इस प्रकार से भाई मेरे जो कार्यालय लेखन होता है, तो कार्यालय लेखन अगर आपसे पूछेगा कार्यालय लेखन की भाषा क्या है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही आपको एग्जाम में लिख करके भी आना। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन करेगा भाई मेरे, रिपोर्ट प्रतिवेदना क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। रिपोर्ट प्रतिवेदना क्या है, और रिपोर्ट प्रतिवेदना को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए भाई रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट या प्रतिवेदना एक प्रकार की लिखित सूचना होती है। क्या होती है रिपोर्ट प्रतिवेदना, क्या होती है भाई मेरे, एक लिखित जानकारी या लिखित सूचना है जिसमें किसी घटना के बारे में, यानी रिपोर्ट प्रतिवेदना में किसी घटना के बारे में, किसी काम के बारे में, या किसी काम की जानकारी के बारे में, या किसी शोध के बारे में जो निष्कर्ष लिखा जाता है, जो तथ्यात्मक और निष्पक्ष होता है, वही होता है भाई मेरे रिपोर्ट प्रतिवेदना। रिपोर्ट प्रतिवेदना का उद्देश्य जानकारी देना। रिपोर्ट प्रतिवेदना क्या करती, जानकारी देती है, विश्लेषण करती है, सुझाव देती है, कोई निर्णय बताती है। प्रतिवेदना क्या होती है, यानी रिपोर्ट को ही हम लोग भाई मेरे प्रतिवेदना बोलते हैं। रिपोर्ट क्या, रिपोर्ट भैया कैसी होती है, वर्णनात्मक होती है। क्या होती है रिपोर्ट, क्या होती है भाई, वर्णनात्मक होती है, यानी किसी घटना के बारे में केवल वर्णन होता है। जैसे कोई उत्सव है, कोई घटना है, उसके बारे में भैया रिपोर्ट लिखी जाती ना। जैसे कहीं पर मेला लगा है या कोई फंक्शन हुआ है, उसके बारे में हम लोग भैया रिपोर्ट करते हैं ना। जैसे समाचार पत्रों में रिपोर्ट होता है, या अलग अलग प्रकार से उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, यही रिपोर्ट होती है। अगला विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। क्या होती है भाई, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है। जैसे किसी समस्या का विश्लेषण किया जाता है और समस्या का समाधान किया जाता है जब रिपोर्ट तैयार की जाए। जैसे भाई मान लो कि बेरोजगारी की समस्या है, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया गया तो उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। जैसे महंगाई की समस्या है, तो महंगाई की समस्या का समाधान किया गया, उसकी रिपोर्ट तैयार की गई। जैसे मान लो भाई महंगाई है, बेरोजगारी है और दहेज है, इस प्रकार की समस्याओं पर अगर रिपोर्ट बनाई जा रही है, इसको बोलते भाई रिपोर्ट प्रतिवेदना, जिसमें पता चलेगा कि हमारे देश की मौजूदा हालत क्या है, मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है। जैसे तथ्यात्मक प्रतिवेदना होती है, जैसे किसी रिपोर्ट में आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, आंकड़ों के जरिए जब किसी रिपोर्ट को बनाया जाता है, यह होती भैया तथ्यात्मक प्रतिवेदना रिपोर्ट होती है। जैसे मेरे आंकड़ों के जरिए, जैसे मान लो हमारे देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, हमारे देश की जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम क्या है, इस प्रकार की चीजों की जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसी को बोलते हैं भाई मेरे रिपोर्ट प्रतिवेदना। जैसे शोध रिपोर्ट होती है, जैसे कोई रिसर्च किया गया है, शोध रिपोर्ट भी होती है। निरीक्षण रिपोर्ट, जैसे किसी संस्थान का या किसी सरकारी डिपार्टमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट का हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसकी भी रिपोर्ट होती है। जैसे प्रगति रिपोर्ट है, अंतरिम रिपोर्ट है। रिपोर्ट कई प्रकार की होती है। और रिपोर्ट को भाई मेरे कैसे लिखा जाता है, कोई भी रिपोर्ट कैसे लिखोगे, सबसे पहले रिपोर्ट का शीर्षक लिखा जाता है। क्या, कोई भी अगर रिपोर्ट लिखे सबसे पहले रिपोर्ट का शीर्षक लिखो, फिर रिपोर्ट की क्या लिखो भाई मेरे, प्रस्तावना, रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखते हैं, फिर मुख्य विवरण लिखते हैं रिपोर्ट का। रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, मुख्य विवरण, ठीक है। फिर रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं। रिपोर्ट का क्या होता है भाई मेरे, विश्लेषण किया जाता है या टिप्पणी। और फिर रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सुझाव देते हैं कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से रिपोर्ट
और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, रिपोर्ट का भाई मेरे निष्कर्ष लिखते हैं और लास्ट में साइन कर देते हैं और डेट और डाल देते हैं। इस प्रकार से भाई मेरे क्या है, रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या होती है, रिपोर्ट बनाने का क्या है, तरीका है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो भाई, जैसे हमारे देश की आर्मी की रिपोर्ट है, सेना की रिपोर्ट है, उसी प्रकार से जैसे अगर आप देखोगे कृषि मंत्रालय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से समाचार पत्रों में जो रिपोर्ट लिखी जाती है वह भी एक प्रकार की भाई मेरे रिपोर्ट प्रतिवेदना है। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की भाई मेरे रिपोर्ट लिखी जाती है, समझ रहे हो। जैसे अगर आपने प्रधाना अध्यापक को रिपोर्ट लिख सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट लिख सकते हैं, उसी प्रकार से भैया मेरे डॉक्टर भी तो रिपोर्ट देता है। इस प्रकार से भाई मेरे क्या होती है, हमारा रिपोर्ट प्रतिवेदना होता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मुझे लगता है रिपोर्ट प्रतिवेदना को लेकर के अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया, तो भाई मेरे जो मैं बता रहा हूं ना, यही आपको बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर है भाई मेरे क्या रहेगा, संचार के लिए लेखन। चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, संचार के लेखन। देखो संचार के कौन कौन से माध्यम हैं। संचार मतलब समझते हो, जैसे रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इन्हीं को भाई बोलते हैं हम लोग और संचार के माध्यम। भाई संचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं। संचार का भाई मेरे 3 प्रकार का माध्यम है। जैसे मुद्रित माध्यम का था, मुद्रित माध्यम में संचार का, जैसे समाचार जो पत्र है ये मुद्रित माध्यम है भाई, समाचार पत्र हो गया। दूसरा मुद्रित माध्यम में क्या आ जाता भाई, समाचार पत्र हो गया ना। जैसे कोई बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड हो गया, या पत्रिका, बहुत प्रकार की भाई मेरे पत्रिकाएं भी तो चलती है जिसको मैगजीन बोलते हैं। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं, कोई बोर्ड है, कोई पैम्पलेट है, ये क्या है, मुद्रित माध्यम है। यानी संचार करने के लिए संचार का जो लिखित माध्यम है, जिसमें लिख करके मुद्रित माध्यम इसे बोलते हैं। जैसे भाई समाचार पत्र पत्रिकाएं है ना, ये समाचार का क्या भाई मेरे मुद्रित माध्यम है, संचार का मुद्रित माध्यम है। जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, ठीक है, कोई बोर्ड है, होर्डिंग है जिस पर लिखा गया है, ये कह सकते हैं संचार का मुद्रित माध्यम है। संचार का भाई मेरे श्रव्य माध्यम का था, श्रव्य मतलब यानी जो सुनाई देता है। तो भाई संचार का जो श्रव्य माध्यम है रेडियो है। क्या है संचार का श्रव्य माध्यम क्या, तो भाई रेडियो या ऑडियो जो कैसेट्स होती हैं। रेडियो क्या है, संचार का भाई मेरे श्रव्य माध्यम होता है जो हमको सुनाई देता है। तो भाई मेरे संचार का जो श्रव्य माध्यम हो तो खाली रेडियो है ना, रेडियो इसमें इंपॉर्टेंट है। रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसमें कह सकते हैं बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, चीजें मिलती हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे हम अपनी सूचनाओं को भेज सकते हैं। संचार का जो तीसरा माध्यम है उसको बोलते हैं भाई श्रव्य दृश्य माध्यम। जैसे टीवी, टेलीविजन, ठीक है, मोबाइल, इंटरनेट, दृश्य माध्यम यानी जिसमें सुनाई भी देखा दिखाई भी देता। संचार के कौन कौन से माध्यम है, तो संचार के जो दृश्य माध्यम है अगर आप देखो, जैसे टीवी है, मोबाइल भी एक प्रकार का भाई मेरे दृश्य माध्यम है जिसमें हम लोग देखते हैं। लैपटॉप या कंप्यूटर क्या है, ये संचार के दृश्य माध्यम है जिसमें हमें चीजों को दिखाई भी देता है और भैया मेरे सुनाई भी देता है। अब जैसे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम में ना, वो पूछेगा आपसे भाई मेरे संचार माध्यमों की भाषा क्या है। अखबार की भाषा कैसी होती है, या रेडियो की भाषा कैसी होती है, यानी मुद्रित माध्यम की भाषा कैसे है, या श्रव्य माध्यम की भाषा कैसे है, या दृश्य माध्यमों की भाषा कैसे है। तो संचार माध्यम की भाषा कैसे होती है। तो भाई चलिए अब हम लोग देखते हैं संचार के माध्यम, तो मैंने आपको बता दिए। अब संचार माध्यम की हम लोग बात करेंगे भाई, इसकी भाषा किस प्रकार से होती है और संचार माध्यम में लैंग्वेज किस प्रकार से। तो देखिएगा अगर हम लोग संचार माध्यम की बात करें तो संचार माध्यम में भाई सबसे पहले होता है मुद्रित माध्यम। अखबार जो है, अखबार भैया अगर आप देखोगे तो बहुत ही सहज भाषा का प्रयोग करता है अखबार। अगर आप देखें समाज यानी संचार माध्यमों में सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है, सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे संचार माध्यमों में कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं मुद्रित माध्यम की भाषा की बात करूं तो मुद्रित माध्यम में अगर आप देखेंगे तो एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर आप लोग देखोगे भाई मेरे जो मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यम की जो भाषा है उसमें अगर आप देखेंगे तो मुद्रित माध्यम में जो भाषा है उसमें आप पाएंगे कि इसमें ज्यादातर सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुद्रित माध्यम की जो भाषा होती है उसमें भाषा के अंतर को हम आसानी से पहचान सकते हैं। समाचार पत्रों में
बिल्कुल अलग भाषा होती है, जिसे हम कहते हैं कि जो आम आदमी को भी समझ में आ जाए। भाई मुद्रित माध्यम या समाचार पत्रों में इसी प्रकार की भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं। समाचार की भाषा काफी हद तक संप्रेषण के लायक होती है, जो आम आदमी को आसानी से समझ में आ जाए। समाचार की भाषा जो है स्पष्ट और सरल ढंग से होती है। समाचार में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और समाचार में अलंकारिक भाषा नहीं लिखी जाती है। समाचारों में स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाई समाचार में अगर मैं समाचारों की बात करूं तो समाचार पत्रों में कभी भी जटिल और गहन भाषा की बात नहीं करते हैं। समाचार पत्रों में सहज और सरल भाषा की बात होती है। अगर समाचार पत्रों की बात करें तो समाचार पत्रों में हमें कठिन भाषा और गहन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। अगर मैं भाई मेरे समाचारों की बात करूं तो समाचार में अगर आप देखोगे, जैसे समाचार में अगर आप देखोगे तो कैसी भाषा है, तो भाई जो पाठक को समझ में आ जाए, जो हमारा न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र है, हमारा जो पाठक है उसको समझ में आ जाए, ऐसी भाषा क्या क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर मैं समाचार पत्रों की बात करूं तो समाचार पत्रों में कैसी भाषा होती है, जो आम आदमी को समझ में आ जाए। अब अगला भाई मेरे श्रव्य माध्यम में, सुनाई देने वाले माध्यम में, श्रव्य माध्यम में भाई रेडियो या ऑडियो कैसेट या सीडी श्रव्य माध्यम है। अगर मैं श्रव्य माध्यम की भाषा की बात करूं तो इसमें अगर आप देखोगे संगीत, गीत, इस प्रकार की बातें होती हैं। श्रव्य माध्यमों की बात करें, अगर सुनाई देने वाले माध्यमों की बात करें, इसकी अगर मैं भाषा की बात करूं ना, जो श्रव्य माध्यम है, सुनाई देने वाले माध्यम है, इसमें भी कह सकते भाई मेरे इसमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए सिर्फ इसमें सुनाई देता है। तो इसमें हमें सहज भाषा का प्रयोग करते, क्योंकि आम आदमी सुनता है, और कठिन कठिन भाषा का प्रयोग भाई मेरे कह सकते कि श्रव्य माध्यमों में भी नहीं किया जाता है। अगर मैं श्रव्य माध्यम की बात करूं तो भैया श्रव्य माध्यम जो रेडियो है, रेडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही व्याकरण निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। और श्रव्य माध्यम में अगर आप देखोगे तो सरल भाषा में अपनी बातों को कहा जाता है, जो रेडियो पर सहज भाषा में, क्योंकि भाई रेडियो अनपढ़ भी पढ़ता है, रेडियो अनपढ़ भी सुनता है, पढ़ा लिखा भी सुनता है। तो रेडियो में हम लोग भाई मेरे सहज भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेडियो को निरीक्षर यानी जो अनपढ़ है वो भी सुनता है ना। तो रेडियो में कभी भी हम लोगों को कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनपढ़ जो व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि रेडियो जो भाई मेरे वो हर व्यक्ति के लिए है, अनपढ़ भी, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, सबके लिए भाई मेरे रेडियो। तो रेडियो में कभी भी कठिन भाषा का प्रयोग ना करें या ऐसी भाषा ना बोलें। रेडियो में कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग ना करें, गूढ़ शब्दों का प्रयोग ना करें, या ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो आम आदमी समझ ना पाए। खास तौर से रेडियो यानी जो हमारे श्रव्य माध्यम है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर मैं दृश्य माध्यम की बात करूं, जो हमको दिखाई देते हैं, दृश्य माध्यम में अगर आप देखो, जैसे टीवी है या मोबाइल है, या कह सकते हैं भाई आज जो लैपटॉप है, ये दृश्य माध्यम है। दृश्य माध्यम में हमको चीजें दिखाई भी देती हैं और सुनाई भी देती है, इसलिए यहाँ पर जो भाषा होती है वो आंखों से हम दृश्य माध्यमों को देख रहे हैं और सुनते भी हैं। इसलिए यहाँ की जो भाषा होती है बहुत विवरणात्मक भाषा होती है, डिटेल में भाषा लिखते हैं। जैसे अगर आप देखो भाई मेरे जो टीवी पर कमेंट्री आती है ना, अगर आप देखो टीवी पर जो कमेंट्री आती है, रेडियो कमेंट्री, टीवी पर जो कमेंट्री होती है ना, उसमें हमेशा ये नहीं बताता कितना रन बन गया, बल्कि वो खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में वो ज्यादातर बातें करता है। अगर मैं दृश्य माध्यम की बात करूं तो दृश्य माध्यम में जैसे टेलीविजन है, उसमें हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो खास तौर से बहुत आसान है। मसलन फिल्मों में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के भाषा को बोलते हैं, ठीक है। जैसे फिल्म है, टीवी सीरियल है, तो यहाँ पर कह सकते कि जो हमारे देश की भाषा है कह सकते हो, या फिल्मों में देखोगे तो खास तौर से हम कई प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर देगा फिल्मों में भाई मेरे, संस्कृत के शब्द बोल देगा, अंग्रेजी भाषा के शब्द बोल देगा। तो फिल्मों में हम लोग भाई मेरे कई प्रकार की भाषा जो होती है, उस भाषा का हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, प्रयोग करते हैं, जो हमारी फिल्में होती हैं। अगर आप देखोगे फिल्मों में हम लोग बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे सुन करके समझ में आ जाए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। दृश्य माध्यमों में हम लोग ऐसा भाषा बोलते हैं जो दृश्य चल रहा है उसी के साथ साथ हमारी भाषा भी होती है। जो दृश्य माध्यम होते हैं उसमें दर्शकों को समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग हम किसमें करते भाई मेरे,
दृश्य माध्यमों में हम लोग करते हैं, समझो, जो हमारे दृश्य माध्यम है। तो खास तौर से संचार माध्यम कौन कौन से हैं और संचार माध्यमों की कैसी भाई मेरे भाषा होती है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, पत्र लेखन। और इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भाई मेरे सरकारी पत्र क्या होता है और अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है। देखो, सरकारी पत्र वह पत्र होते हैं जो सरकारी कार्यालय, सरकारी विभाग या एक सरकारी अधिकारी जो दूसरे सरकारी अधिकारी को पत्र लिखता हो, भाई क्या सरकारी पत्र हैं। यानी कह सकते हैं जैसे कोई सरकारी आदेश हो, सरकारी सूचना हो, सरकारी नियम कानून हो, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं सरकारी पत्र होते हैं। यानी ऐसे पत्रों को हम सरकारी पत्र कहते हैं जो किसी सरकारी कार्यालय या सरकारी विभाग के द्वारा लिखे जाते भाई मेरे सरकारी पत्र होता है। क्या, जो सरकारी कार्यालय, सरकारी पत्र क्या होता है, पूरी तरह से औपचारिक पत्र होते भाई मेरे सरकारी पत्र। क्या होते हैं सरकारी पत्र, कैसे होते भैया, औपचारिक पत्र होते हैं और इसमें औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सरकारी जो पत्र होते हैं इसमें व्यक्तिगत भावनाएं नहीं लिखी जाती। सरकारी पत्रों में, सरकारी पत्रों में खास तौर से आदेश, नियम, कानून बताए जाते हैं। अगर मैं सरकारी पत्र की बात कहूं तो भाई मेरे जो सरकारी पत्र होता है इसमें अधिकारी का पद नाम, संख्या, तिथि या विषय इसमें सरकारी पत्रों में लिखा होता है। सरकारी जो पत्र होता है इसमें व्याकरण का ध्यान रखा जाता है। सरकारी पत्र में प्रशासनिक भाषा होती है, सुस्पष्ट भाषा होती है, नियमित भाषा होती है भाई मेरे जो सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र कैसे होते हैं, जैसे कोई आदेश देना है, कोई सूचना देना है, कोई दिशा निर्देश देना है, कोई अनुमति लेनी है या कोई नियम कानून है उसकी जानकारी देना है, ये होता भाई मेरे सरकारी पत्र। सरकारी पत्र कैसे होता है, सबसे पहले जैसे मैं बताऊं, ये मान लो सरकारी पत्र है। सरकारी पत्र में भैया सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पत्र संख्या। सरकारी पत्र में सबसे पहले पत्र संख्या लिखी जाती है, फिर क्रमांक यानी पत्र संख्या लिखा, फिर उसके बाद कार्यालय लिखा, कार्यालय का नाम लिखा, फिर तिथि लिखी यानी कौन सी डेट है, इतना लिखा। फिर प्रेषक यानी जो भेजने वाला प्रेषक लिखेंगे, यानी प्रेषक यानी जो अधिकारी उसका क्या नाम है, उसका पद नाम, उसका विभाग लिखा। फिर विषय लिखते हैं सरकारी पत्र का भाई मेरे जो विषय लिखा। और विषय कैसे लिखेंगे, जैसे महोदय लिखेंगे, महोदय, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। और लास्ट में क्या लिखते हैं, नीचे भाई मेरे हम लोग क्या लिखते हैं सरकारी पत्रों में, भवदीय। और फिर सरकारी अधिकारी अपना नाम लिखेगा, अपना स्टंप लगाएगा और अपना पद नाम लिखेगा। इस प्रकार से भाई मेरे जो सरकारी पत्र होता है वो लिखा जाता है। यानी सरकारी पत्रों में हम लोगों को पत्र संख्या यानी ऊपर से क्रमांक लिखा होगा, कौन सा पत्र है, कौन से क्रमांक का पत्र है, ये सरकारी पत्र होता भाई मेरे। अगला होता भाई मेरे, एक होता भाई मेरे अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होते हैं जो सरकारी अधिकारी द्वारा अपने किसी दूसरे सरकारी अधिकारी या उच्च अधिकारी या नीचे का जो अधिकारी है उसके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वह होते हैं भैया अर्ध सरकारी पत्र। यानी एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को पत्र लिख रहा है, लेकिन वो उससे कोई जानकारी लेना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहता है या कोई बात पूछना चाहता है, इसको भाई मेरे हम लोग कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। यानी जो सरकारी अधिकारी अपने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे जो पत्र लिखता है उसे भाई हम लोग बोलते हैं भाई मेरे अर्ध सरकारी पत्र। यानी अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, दोनों पत्र सरकारी अधिकारी के होते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि जो अर्ध सरकारी पत्र होता ना उसमें व्यक्तिगत पत्र होए। अर्ध सरकारी पत्र एक प्रकार का व्यक्तिगत पत्र है। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है इसमें आत्मीय भाषा होती है, इसमें सरकारी और प्रशासनिक भाषा कम होती है। अर्ध सरकारी पत्र में भैया मेरे शीर्षक तो होता है, लेकिन संबोधन में विनम्र व्यक्तित्व लिखा होता है, यानी बहुत विनम्रता के साथ अर्ध सरकारी पत्र का व्यवहार लचीला होता है। अर्ध सरकारी पत्र में संवाद ज्यादातर किए जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र किसके लिए लिखा जाता है, जैसे किसी से आग्रह करना है या कोई सुझाव देना है, कोई जानकारी लेना है या कोई सहयोग मांगना। जैसे किसी सरकारी अधिकारी को किसी सरकारी अधिकारी से सहयोग लेना है तो अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा अगर लेटर लिखेगा। जैसे कोई जानकारी लेना है, जैसे एक सरकारी अधिकारी है कृषि विभाग में, भैया वित्त मंत्रालय से कोई जानकारी ले रहा है तो क्या अर्ध सरकारी पत्र हो जाएगा।
जैसे कोई आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, एक सरकारी अधिकारी अगर दूसरे सरकारी अधिकारी को रिक्वेस्ट कर रहा है तो कैसा पत्र होगा भाई मेरे, कैसा पत्र होगा ये? एक प्रकार से कह सकते हो कि आग्रह पत्र है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ना, सुझाव दे रहा है। एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को जब सुझाव देता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं भाई मेरे, ये भी क्या है, अर्ध सरकारी पत्र, जैसे सुझाव देना, रिक्वेस्ट करना, कोई मांग करना या कोई बात बताना। अर्ध सरकारी पत्र भी भाई मेरे सरकारी पत्र की तरह ही लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें अधिकारी जो है अपना प्रिय शब्द का प्रयोग करता है, जैसे प्रिय लिखेगा। जैसे अर्ध सरकारी पत्रों में देखोगे सबसे पहले भाई मेरे पत्र संख्या लिखते हैं, फिर प्रेषक का पता, फिर डेट, फिर इसमें लिखते हैं। अगर आप देखो अर्ध सरकारी पत्रों में हम लोग कैसे संबोधन करते हैं, जैसे श्रीमान, आदरणीय, इस प्रकार से। ये पत्र थोड़ा आत्मीय पत्र होता है, और नीचे आपका प्रिय या आपका सहपाठी या आपका दोस्त, इस प्रकार से कह सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्रों में बिल्कुल लास्ट में हम लिखते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि सरकारी पत्र क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, ये मुझे लग रहा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता और आ सकता।